नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स हैं इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पैटेंट लॉ। तो पैटेंट मतलब क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में ही समझा था। तो पैटेंट लॉ, इसके रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। अ पैटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन विच इज अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड इन जनरल अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो पैटेंट ये एक एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। तो कोई भी इन्वेंशन किया गया है तो उसके लिए एक राइट होता है। जिस भी पर्सन ने इन्वेंशन किया है उसके लिए ये राइट होता है, उसका अधिकार होता है। विच इज़ अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड इन जनरल। तो जो भी प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है, अ न्यू ड्रग ऑफ डूइंग समथिंग, अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो एक न्यू वे उन्होंने प्रोवाइड किया है कि कोई चीज़ हो गई, जैसे डिसीज कंडीशन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए कोई न्यू मेडिसिन या फिर न्यू प्रोसेस प्रोवाइड की है। तो उनके ऊपर वो जो प्रोसेस उन्होंने डिस्कवर की है, डिज़ाइन की है, तो उसके ऊपर उनका हक देने के लिए ये पैटेंट लगाया गया है, पैटेंट लॉ बनाया गया है। टू गेट अ पैटेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंशन मस्ट बी डिस्क्लोज टू द पब्लिक इन पैटेंट एप्लीकेशन। तो पैटेंट लेने के लिए जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है इन्वेंशन के रिलेटेड वो डिस्क्लोज करनी चाहिए टू द पब्लिक इन पैटेंट एप्लीकेशन। तो जो भी पैटेंट एप्लीकेशन है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है The history of patent law in India starts from 1911 when the India Patents and Design Act 1911 was enacted। तो जो भी पैटेंट लॉ है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1911 में, जब इंडिया में इंडियन पैटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 जो है वो आया था। इंडियन पैटेंट और डिज़ाइन एक्ट 1911, ये एक्ट आने के बाद 1911 में ये जो पैटेंट लॉ है ये स्टार्ट हुआ था। The Patent Act 1970 is the legislation that till date governs patent in India। तो जो भी पैटेंट एक्ट 1917 है इसमें कुछ लेगिस्लेशंस, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस आए थे जो कि आज तक इंडिया में जो है वो रेगुलेट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पैटेंट लॉ हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू पैटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब ये राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो हक हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू पैटेंट के थ्रू या फिर कॉपीराइट्स के थ्रू या फिर ट्रेडमार्क्स के थ्रू। जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी उनके राइट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू। होल्डर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैव मोनोपोली ऑन द यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी और आइटम्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो जो भी होल्डर्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब किसी ने डिस्कवर की है कोई मेडिसिन तो वही उस मेडिसिन को कुछ समय तक मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो उसके पास राइट होता है, हैव अ मोनोपोली ऑन द यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी और आइटम्स। तो जो भी ये प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके पास जो भी राइट्स हैं तो उस कंडीशन में जो भी उसने डिस्कवर किया है तो वो अकेले उसका यूज़ कर सकता है और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि मैंने बताया था 30 ईयर्स के लिए होता है, 20 ईयर्स के लिए होता है ये पैटेंट। तो उस टाइम तक वो अकेले उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकता है या फिर यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिगैन टू बी यूज्ड इन 19th सेंचुरी। तो ये जो टर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये कब शुरू हुई? 19th सेंचुरी में। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है पैटेंट। पैटेंट ये सबसे पहला टाइप है। इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्टिंग न्यू इन्वेंशन आइडियाज़ एंड प्रोसेस। तो जो भी न्यू इन्वेंशंस किए हैं किसी ने, कोई न्यू आइडियाज़ है या फिर न्यू प्रोसेस है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पैटेंट लगाए जाते हैं। तो ये पहला टाइप हो गया। देन कॉपीराइट, इट प्रोटेक्ट द आइडियाज़। तो किसी के आइडियाज़ दूसरे चुरा ना सके इसके लिए कॉपीराइट्स लगाए जाते हैं।
तो ये दूसरा टाइप हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। इट प्रोटेक्ट द सिंबल, कलर, डिज़ाइन। तो एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, कलर होता है, डिज़ाइन होता है अलग अलग कंपनी का या फिर अलग अलग जो भी बिजनेस है उनका। तो वो जो उनका कलर, सिंबल, डिज़ाइन जो है वो दूसरे चुरा ना सके, इसके लिए ट्रेडमार्क लगाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। इट मे बी स्ट्रैटेजीज, सिस्टम, फॉर्मूलाज एक्सेट्रा। तो ट्रेड सीक्रेट मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कुछ स्ट्रैटेजी, सिस्टम या फिर फॉर्मूलाज इंक्लूड होता है जो कि दूसरे यूज़ नहीं कर सकते। जब तक उनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगा हुआ है तब तक जिसने वो डिस्कवर किया है वही यूज़ कर सकता है, दूसरे लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कुछ टाइप्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इमरजेंसी यूज्ड ऑथराइजेशन। तो अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मतलब क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मतलब क्या होता है, इमरजेंसी यूज मतलब इमरजेंसी की कंडीशन में। अब जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना कैसे एकदम से आया था, तो उस टाइम पे जो भी मेडिसिन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ना कि हमने डिस्कवर की थी। अब कोई भी एक मेडिसिन हो गई, कोई भी न्यू ड्रग डेवलप करना हो तो उसके लिए कितनी लंबी प्रोसेस होती है, 12 साल, 13 साल या फिर उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं कोई भी न्यू मेडिसिन जो है वो डिस्कवर करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए। पर अगर कोई जैसे कोरोना आया या फिर उससे पहले बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आई, तो उनके लिए जो मेडिसिन है वो उतने टाइम में प्रिपेयर की गई, मतलब शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर की गई और यूज़ किया गया, मतलब एक शॉर्ट टाइम में। अब जैसे कोरोना की वैक्सीन आई तो उसके लिए उसको 12 या 13 साल लगे क्या बनाने के लिए, उसी टाइम पे वो आई जब वो कोरोना स्टार्ट हुआ, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही वो जो वैक्सीन है वो लगाई गई, वो आई मार्केट में। तो इस कंडीशन में जो भी ड्रग है वो पहले से तो डिस्कवर नहीं था, उसी टाइम पे उन्होंने डिस्कवर किया, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स किए, उसके बाद मार्केट में लॉन्च किया। तो ये जो इमरजेंसी यूज़ में ये मेडिसिन यूज़ की गई, अप्रूवल दिया गया, इसी को इमरजेंसी यूज़, यही इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन में आता है। तो इसके बारे में देखेंगे। The Emergency Use Authorization Authority allows FDA to help strengthen the nation's public health protection against chemical, biological, nuclear, radiological threats, including infectious disease, by facilitating medical countermeasures during emergency. तो ये जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अथॉरिटी है ये FDA को अलाउ करती है, जो भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसको अलाउ करती है टू हेल्प स्ट्रेंथन द नेशंस पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो जो भी पब्लिक हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके अगेंस्ट, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया या फिर न्यूक्लियर या फिर रेडियोलॉजिकल थ्रेट्स जो हो गए उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है वो FDA को अलाउ करती है, इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस डिसीज। और साथ में जो भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बाय फैसिलिटेटिंग मेडिकल काउंटर मेजर्स। तो जो भी मेडिकल काउंटर मेजर्स है वो फैसिलिटेट करने के लिए इमरजेंसी यूज़ के टाइम पे। तो ये जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अथॉरिटी होती है ये अलाउ करती है FDA को, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको अलाउ करती है। देन नेक्स्ट है Emergency Use Authorization allows the FDA to authorize the use of an unapproved medical product or the use of an approved medical product for an unapproved purpose during emergency। तो emergency use authorization जो है वो अलाउ करती है FDA को, क्या अलाउ करती है, तो ऑथोराइज द यूज़ ऑफ एन अनअप्रूव मेडिकल प्रोडक्ट। तो जो भी मेडिकल प्रोडक्ट जो कि अनअप्रूव मतलब अप्रूव नहीं किया गया है, ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए ये जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है ये अथॉरिटी FDA को अलाउ करती है। ऐसा प्रोडक्ट जो है यूज़ करने के लिए जो कि अनअप्रूव है, ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए ये ऑथोराइज करती है जो भी FDA है उनको। और द यूज़ ऑफ एन अप्रूव्ड मेडिकल प्रोडक्ट फॉर एन अनअप्रूव पर्पज ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ऐसा एक प्रोडक्ट जो कि अप्रूव्ड है, अप्रूव मेडिकल प्रोडक्ट, पर उसका जो यूज़ है अनअप्रूव पर्पज के लिए किया जा रहा है इमरजेंसी के टाइम। तो ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है वो FDA को अलाउ करती है। देन नेक्स्ट है This authorization is granted when the FDA determines that the benefits of the product and there are no adequate approved product for intended use। तो ये जो ऑथराइजेशन है ये ग्रांट करती है किसी भी प्रोडक्ट को, कब, जब FDA ये डिटरमाइन करता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट्स है उस स्पेसिफिक कंडीशन में और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, देयर आर नो एडवोकेट अप्रूवल प्रोडक्ट फॉर इंटेंडेड यूज़। तो जो भी जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी कंडीशन के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए एडवोकेट अप्रूव्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में जो भी प्रोडक्ट बेनिफिट शो करता है
उसको यूज़ करने के लिए ये जो अथॉरिटी है ये ग्रांट करती है एफडीए को। देन नेक्स्ट है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन ग्रांटेड वेराइटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ड्रग वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट अमंग अदर्स। तो ये जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है ये बहुत सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स को ग्रांट करती है, जैसे कि ड्रग्स हो गए, वैक्सीन हो गए या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। देन नेक्स्ट है ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक emergency use authorization has been used extensively to accelerate the development and distribution of COVID-19 vaccines, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो जो भी कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था उस टाइम पे ये जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है इन्होंने क्या किया था, जो भी डेवलपमेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन है कोविड-19 वैक्सीन का उसको एक्सेलरेट किया था, और जो भी ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनको भी एक्सेलरेट किया था, और उसके बाद उनको अप्रूव कर दिया था इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अथॉरिटी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।